हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हमारा टॉपिक है सॉल्वेशन ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन एनर्जी। दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक ऑफ द सीरीज़। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो सॉल्वेशन ऑफ आयंस क्या होता है? देखो, दो टर्म होती है, सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर वाटर हमने किसी दूसरे सॉल्वेंट के जगह पे हमने वाटर यूज़ किया तो उसको हाइड्रेशन बोल देंगे। ठीक, तो अभी कोई भी सब्सटेंस का इंटरेक्शन जब वो सॉल्वेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तब वो सॉल्वेंट के साथ होगा तो उसे हम सॉल्वेशन कहेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, हमने कोई सब्सटेंस लिया, इस सब्सटेंस को हमने किसी सॉल्वेंट में डाल दिया, ये सब्सटेंस का इंटरेक्शन इस सॉल्वेंट के साथ होना, इसे हम कहेंगे सॉल्वेशन। और एनर्जी चेंज जो होगा, ये सॉल्वेशन होते वक्त कुछ एनर्जी चेंज हमें देखने मिलेगा, उसको कहेंगे हम सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक, तो जब भी इस सॉल्वेंट की जगह पे हम H2O लेंगे तब हम उसे हाइड्रेशन कहेंगे। तो सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन आर सेम, जस्ट हाइड्रेशन यूज द सॉल्वेंट एज वाटर and the solvent is anyone except H2O, it is known as solvation। अभी आप कुछ ऐसा कंसिडर करो कि आयनिक सोल्यूट, जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ऐसा कोई सोल्यूट हमने लिया, इस सोल्यूट को हमने पोलर सॉल्वेंट में डाला। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि हम वाटर ही पकड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये पता है ना कि जिसमें डाला जाता है, मतलब ये जो है ये सब्सटेंस, इसको हम इसमें डाल रहे हैं, तो जिसमें डाला जाता है वो होता है सॉल्वेंट, जिसको डाला जाता है वो होता है सोल्यूट। तो हमने सोल्यूट क्या लिया है? सोल्यूट हमने एक लिया है NaCl, हमारा फेवरेट, उसको हमने डाला है सॉल्वेंट में। हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे है वाटर, तो NaCl को हम डाल रहे हैं वाटर में, हमारा वाटर है पोलर सॉल्वेंट। ठीक, NaCl भी पोलैरिटी क्रिएट करता है, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो अभी जो वाटर है इसको हमने पोलर सॉल्वेंट क्यों कहा है? क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के पास में पार्शियल चार्जेस है। ऑक्सीजन जो है ये पार्शियल निगेटिव चार्ज बियर करता है, एंड हाइड्रोजन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बियर करता है। अभी ये पार्शियल वर्ड कैसे आया, कहाँ से आया? देखो, यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग है, सोडियम ने पूरा इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, Cl ने पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग है। जब भी कोवैलेंट बॉन्ड की बात की जाती है और वहाँ पे पोलैरिटी जब क्रिएट होती है तब हम पार्शियल वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब बात ऐसी है कि वो कम्प्लीटली, हाइड्रोजन ने कम्प्लीटली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया है, तो यहाँ पे कम्प्लीटली डोनेशन ना होने की वजह से ऐसा है कि उसको हमने पार्शियल वर्ड ऐसे यूज़ किया। मतलब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी देखो, सोडियम क्लोराइड हमारा था सोल्यूट, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया सॉल्वेंट में, जो सॉल्वेंट है वो भी पोलर है। तो अभी यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सोडियम है। अभी चीज़ों को समझो कैसे होने वाला है। ठीक है, जो निगेटिव एंड है वाटर मॉलिक्यूल का, जो निगेटिव एंड है, मतलब जो ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा? तो सोडियम के पॉजिटिव एंड के साथ इंटरैक्ट करेगा। मतलब कि अगर ऐसे बताया है, जैसे कि NaCl का लैटिस होता है ना, Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, ऐसे बहुत सारे हैं। यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस, फिर यहाँ पे Cl माइनस, Na प्लस, ये ऐसा जॉइंट। तो ऐसा बहुत बड़ा ऐसा लैटिस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये हो गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल का निगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड के साथ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये जो Na प्लस है, ये Na प्लस हमें बीच में मिलेगा, और यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल, ये निगेटिव है, यहाँ पे देखो ये इंटरैक्शन होगा ऐसा। ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पे? निगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू इंटरैक्ट विथ पॉजिटिव एंड ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और सिमिलरली निगेटिव एंड ऑफ NaCl, मतलब जो Cl माइनस है,
ये पॉजिटिव एंड ऑफ हाइड्रोजन, पॉजिटिव एंड ऑफ H2O के साथ में इंटरेक्ट करेगा। मतलब इसको मैं कैसे बताऊंगी, इसको हम ऐसे बताएंगे, Cl माइनस बीच में आया, HOH, फिर से H, ये बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट एक इंटरेक्शन है, आप इसको बॉन्ड नहीं समझना। फिर यहाँ पे OH, HOH, ठीक है। तो कैसे हो रहा है कि Na बीच में आया, Cl बीच में आया, और वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके दोनों पोलर एंड ने इन दोनों एक एक को पकड़ लिया। ऑक्सीजन ने Na को पकड़ लिया, क्लोरीन ने Cl को पकड़ लिया। तो इसके वजह से क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये NaCl का इंटरेक्शन वीक कर रहा है। मतलब Na और Cl में जो इंटरेक्शन था ये तो टूट गया ना। Na, ऑक्सीजन ने Na को ले लिया, क्लोरीन ने OH जो H है, OH का H जो है उसने क्लोरीन को ले लिया। अभी क्या हो गया, तो NaCl का तो बॉन्ड वीक हो गया ना, उन दोनों का अट्रैक्शन जो पहले था उतना अट्रैक्शन नहीं रहा। ठीक है, ये किसके वजह से हो रहा है, तो हमारे सॉल्वेंट की वजह से हो रहा है। हमारा जो सॉल्वेंट है वो पोलर है, जो कि हमारा वाटर सॉल्वेंट है यहाँ पे। तो ड्यू टू सॉल्वेंट व्हाट इज हैपनिंग हियर, द मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू वीकन द इंटरैक्शन बिटवीन Na एंड Cl। ठीक है, तो ये हम सॉल्वेंट इफेक्ट में ऐसी बातें हम देख रहे हैं। अभी देखो, एक बार Na प्लस और Cl माइनस ब्रोक हो गया, जो आयनिक लैटिस हमारा था, मैंने यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस ऐसा जो लैटिस बनाया था, ये एक बार समझो ब्रेक हो गया। ठीक है, ये एक बार ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या प्रोसेसेस, मतलब वो ब्रेक होने के बाद में या फिर ब्रेक होते वक्त क्या प्रोसेसेस होती है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे दो प्रोसेस होती है, मतलब ये लैटिस जो है इनमें NaCl में बॉन्ड्स जो है ना ये ब्रेक हो रहे हैं। तो ये कैसे ब्रेक हो रहे हैं, सॉल्वेंट की वजह से इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ये हम देखने वाले हैं। देखो, एक मैंने क्या बोला, एक सोडियम एटम जो है, एक सोडियम आयन Na पॉजिटिव जो है वो कुछ अननोन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। समझो X वाटर मॉलिक्यूल से वो सराउंडेड है। जो Na प्लस है इसके आजू बाजू में X वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकेंगे, Na प्लस इज सराउंडेड बाय X H2O मॉलिक्यूल्स, सो दैट NaH2O बाय X, और ये Na का पॉजिटिव चार्ज ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे सॉल्वेशन ऑफ सोडियम आयन। इस प्रोसेस को कहा जाएगा सॉल्वेशन ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, और इसमें जो एनर्जी चेंज एसोसिएट हुआ, इसमें जो एनर्जी चेंज होगा इसको हम कहेंगे सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आयन। सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आयन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा HSNA प्लस। ये हो गई हमारी सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, अभी ये जो केमिकल स्पीशीज़ हमारी बनी, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये जो हमारा बना, इसको हम कहेंगे सॉल्वेटेड। और क्योंकि यहाँ पे H2O ये हमारा सॉल्वेंट है तो इसको हम कहेंगे सॉल्वेटेड और एक्वेटेड सोडियम आयन। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्वेटेड और एक्वेटेड सोडियम आयन। और इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Na एक्वियस पॉजिटिव। ये H2O की जगह पे आप AQ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला चेंज हो गया। इसमें क्या हुआ कि एक सोडियम आयन बहुत सारे H2O के साथ में सराउंडेड था, उसके वजह से हमको ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिली। अभी दूसरी बात, ये लैटिस तो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अभी ये लैटिस ब्रेक होने के टाइम पे ये एक प्रोसीजर हो गई। वैसे ही दूसरी प्रोसीजर क्या हो सकती है, हर एक क्लोराइड आयन भी भैया सराउंडेड है H2O के साथ में, हाइड्रोजन ने उसको जकड़ के रखा है। हमने देखा ये भी अननोन नंबर है कि जो क्लोराइड आयन है वो अननोन नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल के साथ में सराउंडेड है। अगर Cl को मैंने ऐसा लिखा Cl माइनस, इट इज सराउंडेड बाय y नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकेंगे Cl H2O, हाउ मेनी H2O आर देयर, सॉरी ये Cl अंदर आएगा, ये जो Cl है ये ऐसे अंदर H2O बाय y,
यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये Cl का निगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको भी हमने सॉल्वेशन ही बोला, लेकिन ये सॉल्वेशन किसका हुआ, सॉल्वेशन ऑफ क्लोराइड आयन। यहाँ पे क्लोराइड का हमने सॉल्वेशन देखा है, वहाँ पे हमने सोडियम का देखा था, दैट वाज द सॉल्वेशन ऑफ सोडियम आयन। दिस इज द सॉल्वेशन ऑफ क्लोराइड आयन, और इसमें जो एनर्जी चेंज एसोसिएट होगा इसको कहेंगे हम सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड आयन, डेल्टा एच एस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ये जो केमिकल स्पीशीज़ हमारी फॉर्म हुई है यहाँ पे, ये वाली जो केमिकल स्पीशीज़ फॉर्म हुई है इसको हम कहेंगे सॉल्वेटेड और एक्वेटेड क्लोराइड आयन। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जैसे हमने सोडियम में किया था ना, वैसे ही यहाँ पे भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने दो बातें देख ली, जब भी क्रिस्टल लैटिस मतलब जो सोडियम क्लोराइड है उसका आयनिक क्रिस्टल लैटिस जब भी ब्रेक होने वाला होगा तब दो बातें होंगी, पहले तो एक सॉल्वेशन ऑफ सोडियम आयन होगा, दूसरा सॉल्वेशन ऑफ क्लोराइड आयन होगा। ठीक है, तो टोटल प्रोसेस अभी जो हमारी हुई, जो हमारी टोटल प्रोसेस हुई उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भला, जो टोटल प्रोसेस हुई ना इसको हम ऐसे लिख सकेंगे, NaCl, ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, ये है सॉलिड, इसमें हमने x + y अमाउंट ऑफ H2O डाला। x किसके लिए है, सोडियम के लिए, y किसके लिए है, क्लोराइड के लिए। तो हमें क्या मिला, NaH2O/x, इसमें के x अमाउंट ऑफ H2O ने सोडियम को जकड़ लिया और y अमाउंट ऑफ H2O ने क्लोरीन को जकड़ लिया। ये हमारा हो गया ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। अच्छा, अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या बॉन हैबर साइकिल देखा था, वो बॉन हैबर साइकिल में हमने क्या देखा था, लेट मी रिवाइज। बॉन हैबर साइकिल में हमने देखा था कि जो सोडियम सॉलिड था, जो भी हमने सोडियम सॉलिड देखा था, वो सोडियम सॉलिड का सप्लीमेशन होके सोडियम गैसेस फॉर्म में हमको मिलता था। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती थी, उसके बाद में क्लोरीन गैस जो था उसका डिसोसिएशन होता था और क्लोरीन बनता था। उसके बाद में आयनाइजेशन हुआ था, Na का Na+ बना था, Cl का Cl- बना था, फिर उसके बाद में NaCl का क्रिस्टल लैटिस बना था, इसमें लैटिस एनर्जी हमने देखी थी, NaCl बना था। ठीक है, Na+Cl-, और यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करने के लिए हमने क्या देखा था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ये वाला NaCl जो है इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है डेल्टा HF हमने देखा था, और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होके हमारा NaCl बन गया था। ऐसा ही बॉन हैबर साइकिल से अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, यहाँ पे हमने क्या देखा है कि सॉलिड का एक्वियस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम सपोज हमारा गैसियस स्टेट में है प्लस Cl हमारा गैसियस स्टेट में है। यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेशन एनर्जी किसकी, Na+ की, डेल्टा HS ऑफ Na+, और यहाँ पे डेल्टा HS ऑफ Cl-। ठीक, तो यहाँ पे हमको मिलेगा Na एंड यहाँ पे हमको मिलेगा Cl, Na+ Cl-। ठीक है, ये Na+ और Cl- का हमको क्रिस्टल लैटिस मिलेगा, NaCl, Na+ एंड Cl-। इसी का डायरेक्ट जो है इसको हम ऐसे UNaCl ऐसे भी बोल सकते हैं। ये जो है ना, यहाँ पे इसको हीट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे L से रिप्रेजेंट किया जाएगा। L इज़ ए हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जो हमको NaCl मिला है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत सारा H2O, मतलब H2O की कोई सीमा ही नहीं है, जितना होना उतना H2O हमने डालने के बाद भी बहुत सारा H2O डाला, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के टाइम पे हमारा जो हीट होगा ये L से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दैट इज वी कैन से दैट टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन लार्ज एक्सेस। मतलब कोई लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, हमको क्या करना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेना है, मतलब इतना सारा वाटर लेना है जो जिसका कोई सीमा ही नहीं होगी, इन्फिनिटी होगी। तो वो टाइम पे कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी या कुछ हीट इवॉल्व होगी, उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब NaCl हमको क्रिस्टल मिलेगा
तो वो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं L से। और ये NaCl का आपको पता है, लैटिस एनर्जी देने के बाद में Na और Cl हमको मिलता है। लैटिस एनर्जी जो है वो ब्रेकडाउन के लिए भी हम यूज़ करते हैं और फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक अंदर ये जो पूरा प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस हमारा सॉल्वेशन का था। तो थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन, सॉल्वेशन एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए। अभी आपको L समझ गया, डेल्टा HS समझ गया, U जो है वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये है हमारा लैटिस एनर्जी। डेल्टा HS ऑफ Na प्लस एंड डेल्टा HS ऑफ Cl माइनस, मतलब ये हो गया सॉल्वेशन Na प्लस का, ये हो गया सॉल्वेशन Cl माइनस का। ठीक है, ये सोडियम एंड क्लोराइड की सॉल्वेशन एनर्जीज हो गई। तो अभी हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है, NaCl का जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो हमने L से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, ये L से रिप्रेजेंट हुआ था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वर्ड ध्यान में रखना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl जो है उसका हीट L से हमने रिप्रेजेंट किया है। लैटिस एनर्जी ये है और ये हमको एक्सपेरिमेंटली नोन है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक्सपेरिमेंटली हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आप कंसिडर करो कि आपको लैटिस एनर्जी पता है। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, इसमें पर्पस क्या है कि हमको सॉल्वेशन एनर्जीज निकालना है। तो देखो, ये तो L जो है ये तो हमारी टोटल हीट ऑफ एनर्जी, टोटल हीट है। ठीक है, तो ये जो टोटल वाला है, ये टोटल को हमको लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी से इक्वल करते आएगा, इक्वेट करते आएगा। देखो, L इज इक्वल टू U ऑफ NaCl प्लस U मतलब ये लैटिस एनर्जी, डेल्टा HS ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा HS ऑफ क्लोरीन। ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी कैलकुलेशन। मतलब अगर आपको इसकी वैल्यू पता है, टोटल एनर्जी की वैल्यूज़ पता है, तो आप LHS RHS इक्वल करके डेल्टा HS ऑफ Na प्लस एंड डेल्टा HS ऑफ Cl माइनस निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने वो बॉर्न हैबर साइकिल में आपको कैसे बताया था, Na गैसियस फॉर्म में, Cl गैसियस फॉर्म में, फिर यहाँ पे डेल्टा HS, ये सॉल्वेशन एनर्जी किसकी हो गई, Na प्लस की, Na प्लस, यहाँ पे सॉल्वेशन एनर्जी किसकी होगी, Cl माइनस की। ठीक है, फिर यहाँ से Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस से हमको Na प्लस एंड Cl माइनस भी मिलता है, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया टोटल हीट। अगर मैंने पिछले डायग्राम में ये एरो उल्टा दिखाया होगा तो सो सॉरी फॉर दैट, ये ऐसा है। और यहाँ से Na प्लस Cl माइनस से ही हम लैटिस एनर्जी से Na एंड Cl भी बना सकते हैं। तो ये हमारा बॉर्न हैबर साइकिल का डिटर्मिनेशन हो गया। तो ये जो टोटल एनर्जी है, ये वाली टोटल एनर्जी, ये एनर्जी एंड ये एनर्जी, इनका सम हो गया, जिसको हम हीट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्वेशन एंड सॉल्वेशन एनर्जी। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन एंड सॉल्वेशन एनर्जी। क्योंकि हमने थोड़ा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक ट्रेंड देखा है, तो थोड़ा सा सॉल्वेशन एंड सॉल्वेशन एनर्जी पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये भी हम अभी देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन एंड सॉल्वेशन एनर्जी। तो देखो, ये सॉल्वेशन क्या होता है हमने देख लिया, सॉल्वेशन एनर्जी भी हमने देख ली। सॉल्वेशन एनर्जी जो है, ये एनर्जी रिलीज़ होना ज़्यादा पसंद करती है। मतलब जब भी इंटरेक्शन होगा किसी आयंस का किसी सॉल्वेंट के साथ, तब एक वीक बॉन्ड फॉर्म होता है, तब वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हमने सॉल्वेशन एनर्जी कह दिया। अभी देखो, आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्शन करता है, उसका जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना अच्छी से वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा। ये हमने देख लिया। अभी देखो, ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात आती है ना, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमें पता है जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा उसमें अच्छा सॉल्वेंट, उतना ज़्यादा वो आयंस अच्छे उसमें उतने अच्छे उसमें सॉल्वेशन देंगे। मतलब देखो, ये एक रिलेशन है हमारे पास, ये एक रिलेशन होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। देखो, इसमें भी ये टर्म्स का मीनिंग क्या है, H जो है ये हमारा सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ गैसियस आयन है, जो R है वो R आयनिक रेडियस है। ठीक है, C जो है वो चार्ज ऑन आयन है,
एंड डी जो है ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अभी ऐसा समझो कि मैंने इस पूरे टर्म को समझो 10 मान लिया, लेट कंसिडर कोई भी मैंने ऐसा 10 मान लिया। अभी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे चेंज करेगा, कैसे वैरी करेगा, ये हम देखेंगे। अगर मैंने डी की वैल्यू 5 मान ली तो क्या होगा, ये कैलकुलेशन एच का हमको कैसे मिलेगा, देखो 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 हमको क्या मिलेगा, 60 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 12। यहाँ पे मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या ली थी, 5 ली थी, जिसके वजह से हमको सॉल्वेशन एनर्जी कितना मिला है, 12 मिला है। ठीक, अभी मैं थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा दूंगी। मतलब देखो इसी फॉर्मूले में हम ऐसे करेंगे, ये हमने 10 कंसिडर किया था, सी स्क्वायर बाई 2r 1 माइनस 1 बाई 10, सो दैट 10 इंटू 11 बाई 5 इज इक्वल टू 110 बाई 5, कितना आया 55। मतलब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जब हमने बढ़ाई वो टाइम पे हमको सॉल्वेशन एनर्जी की भी वैल्यू ज़्यादा मिली। वो टाइम पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने कितना लिया था, 5 लिया था, हमको सॉल्वेशन एनर्जी कितना मिला था, 12 मिला था। यहाँ पे हमने बढ़ाया, ये भी वैल्यू बढ़ी। तो इस पर से हम बता सकते हैं कि इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट विल इक्वल टू इंक्रीज इन सॉल्वेशन एनर्जी। देखो सॉल्वेशन एनर्जी इंक्रीज हुई मतलब अच्छा सॉल्वेशन हुआ है। सॉल्वेशन एनर्जी जब भी ज़्यादा होगी, देखो हम लोग वाटर का कहते हैं कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 83 है। वो 83 रहने की वजह से क्या होता है कि वो एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, बहुत ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो बढ़ेगी। मतलब हम कहेंगे कि वो अच्छा सॉल्वेंट होगा, वो आयंस को अपने में अच्छा सोल्यूबल कर लेगा। ठीक है, अभी और एक बात देखो, साइज की बात करते हैं, रेडियस ऑफ हाइड्रेशन या रेडियस ऑफ सॉल्वेशन की बात करते हैं। La पॉजिटिव और सीजियम पॉजिटिव, ये हमारा सबसे फर्स्ट वाला मतलब सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप का, और ये लास्ट वाला है। तो यहाँ पे हमको पता है कि La+ का जो साइज़ है वो छोटा है सीजियम से। लिथियम देखो, नॉट La, इट इज़ लिथियम। लिथियम प्लस का साइज़ जो है वो सीजियम से छोटा है। अच्छा, तो ये साइज़ छोटा रहने की वजह से क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी ये कैसे होगा, R ऑफ Li+ जो है वो बढ़ने वाला है, लेकिन कैसे, इसका साइज़ देखो छोटा है, ये छोटे साइज़ के आजू बाजू में बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आना पसंद करेंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो ये इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आने की वजह से क्या हो रहा है कि इसका जो साइज़ है वो साइज़ बढ़ गया। मतलब Li पॉजिटिव जो है इसका रेडियस ऑफ हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और सीजियम अगर हम लेंगे तो सीजियम का साइज़ ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे वो वाटर मॉलिक्यूल्स कम क्वांटिटी में आएंगे। मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ हाइड्रेशन जो है वो रेडियस ऑफ हाइड्रेशन कम होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सीजियम में स्मॉल हाइड्रेटेड रेडियस है और लिथियम में लार्ज हाइड्रेटेड रेडियस है। ठीक है, तो अभी ये हाइड्रेटेड रेडियस का कैसे इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, तो इसका हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। देखो लिथियम जो है, ये लिथियम का हाइड्रेटेड रेडियस का साइज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता। जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात आती है वो टाइम पे हम बेटर कंडक्टर सीजियम को मानते हैं। जो भी CaCl होता है इसका हाइड्रेटेड रेडियस का साइज़ जो है वो स्मॉल है, इसलिए ये बेटर कंडक्टर होता है रादर देन LiCl। तो यहाँ पे जो लार्ज साइज़ हमने कंसिडर की है वो उसके हाइड्रेटेड रेडियस की है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं, अच्छा कंडक्टिविटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आयनिक मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा, हाइड्रेशन एंड सॉल्वेशन आर साइमल्टेनियस सेम मीनिंग। मैंने बताया था कि हाइड्रेशन में सिर्फ H2 एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी ज़्यादा हाइड्रेशन होगा या जब भी ज़्यादा सॉल्वेशन होगा, मतलब जब ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी वो टाइम पे क्या होगा, तो आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी।
अगर वो अच्छा हाइड्रेशन दे रहा है तो उसका जो हाइड्रेटेड रेडियस का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, और वो बड़ा होने की वजह से हमको आयनिक मोबिलिटी नहीं, वो बड़ा साइज रहने की वजह से वो आयंस को मोबाइल नहीं कर पाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ये एक बात होगी। इसके बाद में और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आप देखो, K प्लस एंड F माइनस। अच्छा, अभी यहाँ पे दोनों का साइज है ना नियर अबाउट सेम होता है, 136 पिकोमीटर, ठीक है। यहाँ पे चार्ज भी दोनों का सेम है, Q, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, मतलब देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। चार्ज भी सेम है, साइज भी सेम है, फिर दोनों की हाइड्रेटेड सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी सेम होनी चाहिए, मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमने क्या अभी तक पढ़ा वो सब वेस्ट हुआ, मतलब हमने जो अभी तक कॉन्सेप्ट्स देखे ये तो इसको अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये पूरा वेस्ट नहीं हुआ। इसमें कुछ कुछ कहीं कहीं पे केमिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो यू टर्न ले लेती है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमने अभी तक पढ़ा वो एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखो यहाँ पे जो K है ये जब हम उसमें सॉल्वेंट डालेंगे तो किसके साथ अट्रैक्ट करेगा, K प्लस will be interact with oxygen and F minus is going to interact with hydrogen, दो H के साथ ये इंटरैक्ट करेगा, है ना। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो बढ़ जाएंगे, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल जब उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो वो 2 बॉन्ड दे रहा है ना। मतलब अगर यहाँ पे ऐसा समझो कि 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इंटरैक्ट हुए, 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इंटरैक्ट हुए, तो इसने ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए, किसने, K प्लस ने। लेकिन यहाँ पे जब 3 वाटर मॉलिक्यूल इंटरैक्ट होते हैं तो यहाँ पे 6 बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे 6 बॉन्ड बनते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गए मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। देखो जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे नए कितने बॉन्ड फॉर्म हुए, 6 नए बॉन्ड्स फॉर्म हुए, मतलब एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा रिलीज हुई, है ना। तो यहाँ पे देखो K प्लस एंड F माइनस की अगर डेटा के साथ हम बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है यहाँ पे 320 किलो जूल पर मोल रिलीज होती है, और यहाँ पे 484 किलो जूल पर मोल रिलीज होती है। देखो अब कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई, कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई, F माइनस के पास। क्यों हुई, रीज़न हमने अभी देखा। रीज़न जो है वो मोड ऑफ इंटरेक्शन दोनों का अलग अलग है। इसका मोड ऑफ इंटरेक्शन इज विथ ऑक्सीजन, इसका मोड ऑफ इंटरेक्शन इज विथ हाइड्रोजन। कंपैरेटिवली मैक्सिमम बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग विथ F माइनस सो दैट इट्स एनर्जी रिलीजिंग, दैट इज उसकी सॉल्वेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे जो वो He इज इक्वल टू यहाँ पे K प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी और F माइनस की हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल नहीं होगी। मतलब यहाँ पे हमने जो बोला था कि जो चार्ज और जो साइज़ है इससे फैक्टर्स वैरी करते हैं, तो ये यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे वो ट्रेंड फॉलो नहीं होता। ओके, की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनिक साइज इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप आयनिक साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। अच्छा, चार्ज तो सेम रहने वाला है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन देने वाला है, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, Fr प्लस, ये सबका चार्ज जो है वो सेम है। चार्ज सेम है लेकिन चार्ज डेंसिटी कम होने वाली है। यहाँ पे देखो लिथियम जो है वो छोटे साइज़ का है, ये छोटे साइज़ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन सीजियम जो है वो बड़ा साइज़ है, ये बड़ा साइज़ पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना। तो जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जो है वो कम है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोटा साइज रहने की वजह से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड पुअर हुआ। चार्ज डेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे तो चार्ज डेंसिटी कम हो गई। चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पुअर हुआ, है ना। तो वाटर का जो इंटरेक्शन है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी नीचे आने से कम होने की वजह से वाटर का जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कम हो जाएगा। यहाँ पे वाटर का इंटरेक्शन कम हो गया सीजियम में, वाटर का इंटरेक्शन कम होने की वजह से एनर्जी रिलीज भी कम हो जाएगी। मतलब जो एनर्जी सॉल्वेशन के बाद में या हाइड्रेशन के बाद में रिलीज होने वाली है
वो भी कम हो जाएगी। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप हमारी डिक्रीज होगी। ये ट्रेंड फॉलो करता है वो पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया कि सॉल्वेशन में क्या है, इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट है गैसियस कैटायन और एनायन का विथ लिक्विड सॉल्वेंट। H2O अगर सॉल्वेंट की जगह पे यूज़ किया तो उसको हाइड्रेशन बोलेंगे। हमेशा यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। हमने देखा है ना कि बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे भले यहाँ पे वीक बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज हुई मतलब ये है हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमने आयनिक साइज देख लिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लिया। ये एक ओवरऑल जस्ट हमने एक रिव्यू देख लिया, पूरा रिवाइज कर लिया कि ये सभी चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। आप लोगों के मुझे मेल्स आते हैं कि मैम आप हमारे डाउट्स लेते जाइए, तो हम लोग डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सीरीज़ हम हमारी स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को सभी टॉपिक्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।